नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है कॉम्प्रिहेंशन क्लास नंबर 5 में। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 4 क्लास की है। 4 क्लास में मैंने पैराजंबल्स आपको जो है समझाया है और पैराजंबल्स के हमने 2 लेवल को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, लेवल नंबर 1 एंड लेवल नंबर 2। दोनों लेवल पे आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखा जो पैराजंबल से रिलेट करते हैं कि भाई आपको PQRS या ABCD करके 4 स्टेटमेंट गिवन करेगा, नीचे ऑप्शन देगा और मेरे दोस्त आपको उन ऑप्शंस को मैच करना है। फिर लेवल नंबर 2 में हमारे पास ये भी आ गया था कि हो सकता है पहली और आखिरी स्टेटमेंट फिक्स दे दे, बीच के आपको मैनेज करने। ठीक है, ये आपके पास दे सकता है। आज हम जो है पैराजंबल वो लेवल नंबर 3 से बातचीत करेंगे। अब आपके लिए अगर मैं बोलूं तो आपके लिए लेवल नंबर 1 और 2 की मैं पीडीएफ अपलोड कराने वाला हूं। लेवल नंबर 1 और 2 की पीडीएफ आपको दोबारा से अपने आप से खुद से करनी। लेवल नंबर 1 की जो पीडीएफ होगी माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? 25 क्वेश्चंस। लेवल नंबर 2 की जो आपके पास पीडीएफ होगी उसमें भी आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं? 50। उनके नीचे उनके आंसर भी गिवन होंगे, आप मैच कर लीजिएगा प्रैक्टिस करके। लेवल 2 के अगर बात करें तो लास्ट क्लास में 14 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे। 14 के बाद बचे हुए क्वेश्चंस वो माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए हो जाएंगे होमवर्क। तो जो बचे हुए क्वेश्चंस है लेवल नंबर 2 के, बाकी क्वेश्चंस 14 तक मैंने करा दिए थे, बाकी क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क है, आप उनको करेंगे। सो लेवल 1 और लेवल 2 में आपने इन टाइप के क्वेश्चंस को देखा, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम लेवल नंबर 3 माय डियर स्टूडेंट्स करने वाले हैं। फिर हम लेवल नंबर 4 करेंगे। तो 4 लेवल में मैं पैराजंबल्स को बांट के चलता हूं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है, फिर लेवल 4 के क्वेश्चंस हम करेंगे। लेवल 4 के अलग पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे जिसमें एक ही सेंटेंस को वो डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इन लेवल्स को हम देखने वाले हैं। लेवल 4 में हमारे पास वो क्वेश्चंस होंगे जिनमें एक ही क्वेश्चन को डिवाइड करके आपसे पूछा जाएगा, आंसर बताइए। अगली चीज, तो 4 लेवल, लेवल नंबर 3 और लेवल नंबर फिर 4 हम करेंगे। फिर जो फाइनल हमारे पास प्रैक्टिस होगी वो हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि PYQs। फिर जो लास्ट हम करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ करेंगे, जो कि लेवल 5 नहीं होगा, वो फाइनल होगा। फाइनल जो हम इसकी पीडीएफ करेंगे। फिर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस में नीचे एग्जाम डेट लिखी होगी, भाई ये इस एग्जाम का क्वेश्चन है, ये इस एग्जाम का क्वेश्चन है, ये इस एग्जाम का क्वेश्चन है। जैसे CGL का क्वेश्चन कर लिया, CPO का क्वेश्चन कर लिया, CHSL का क्वेश्चन कर लिया, MTS का क्वेश्चन कर लिया, CDS का क्वेश्चन कर लिया। तो मेन एग्जाम जो पैराजंबल्स हैं, तो वो एग्जाम वाइज आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो मेरे दोस्त, ये मेरा वादा है, आपका पैराजंबल्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। तो 4 लेवल और 5वां हमारा PYQ यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल नंबर 3, जो कि अपने आप में मुश्किल है। सबसे मुश्किल लेवल नंबर 3 है, क्योंकि 1 और 2 आपने देखे, प्री मेंस खत्म हो गए। लेकिन अगर प्री मेंस में अच्छे, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट अगर पेपर आ जाए, तो वो आज के क्वेश्चंस होंगे जिनको आप देखेंगे, जो कि आपके CGL मेंस में इस लेवल के दे देता है, CPO में दे देता है, CDS में दे देता है एग्जाम में। हम आज उन लेवल की बात करेंगे। तो अब तक लेवल नंबर 1 में माय डियर स्टूडेंट्स और लेवल नंबर 2 में आपने CGL, CPO, ठीक है, अब के वगैरह के CHSL, MTS वगैरह सारे एग्जाम्स आपने कवर किए। जो लेवल नंबर 3 है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कवर करेगा। अगर मुश्किल पेपर आता है तो CGL मेंस, मुश्किल पेपर आता है CPO मेंस, CGL मेंस के मुश्किल पेपर और CDS। आज हम इन एग्जाम्स पे बात करेंगे। CGL मेंस का एग्जाम, CPO मेंस का एग्जाम और CDS का, ठीक है, आपका एग्जाम। ठीक, उन एग्जाम्स पे हम आज के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। अगर वो भी अगर मुश्किल पेपर आ गया तो अब तक आपके पास यहां तक सारी चीजें कवर हो गई थी। ठीक है, अब अगर मुश्किल पेपर आ गया तो ये लेवल नंबर 3। फिर लेवल नंबर 4 पे चले जाएंगे हम, जिसमें 4 में एक ही सेंटेंस को डिवाइड करेगा, उस टाइप के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का माय डियर स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन। आप देखिए, अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें, माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको भैया मेरे, ये है क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन। क्या किया गया है,
बहुत ही आसान काम गुरुजी। हमारे पास एक सेंटेंस मतलब गिवन है S1 जो कि फिक्स है, S6 जो कि लास्ट स्टेटमेंट फिक्स है। ये पहली स्टेटमेंट फिक्स है, ये लास्ट स्टेटमेंट फिक्स है। बेटा इसके बीच में क्या आएगा, PQRS, वो ऑप्शंस आपको गिवन है, आपको वो समझने हैं बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से आपको ये समझ के चलना है। ठीक है, डन। अब देखिए जरा कैसे कैसे बेटा स्टेनो का बहुत ही आसान लेवल होता है, वो CHSL और MTS में ही स्टेनो कवर हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप करेंगे ना प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम के, ठीक है, आप जाके गूगल पे डाल दें, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे, आप करें। और प्रीवियस ईयर मैं भी आपको सबसे लास्ट में कराऊंगा लेवल नंबर 4 के बाद। आज 3 खत्म करते हैं। देखो बेटा अब इसके क्वेश्चन आपको करने हैं और मेरे साथ साथ ध्यान से समझिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार ध्यान से देख लें और समझने की कोशिश करें, मेरे साथ जुट जाए। इसमें भी आपके पास आसान लेवल क्वेश्चन भी है सारा, तो ये लेवल मतलब ये कहो 1 और 2 इसमें मिक्स है, लेवल 1 और 2 इसमें मिक्स है, ये आपका मिक्स लेवल के क्वेश्चन है जो आज आपको करने हैं मित्रों। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 1 से आप लग जाइए। 1 में क्या कहता है, आई हैड स्पेंट मेनी नाइट्स, मैं कई रातें बिता चुका हूं। ये बैंकिंग लेवल भी है, बैंकिंग CDS वगैरह सारे ये लेवल है बेटा, इससे बड़ा पैराजंबल आ ही नहीं सकता पेपर में। ठीक है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका CDS हो, चाहे आपका CGL मेंस हो, चाहे CPO मेंस हो, इवन बैंकिंग लेवल हो, इससे बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा नहीं। आई हैड स्पेंट मेनी नाइट्स, मैंने कई रातें बिताई इन द जंगल, जंगल में, लुकिंग फॉर गेम, गेम को ढूंढ रहा था भैया। बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, बट ये पहली बार था, आई हैड एवर स्पेंड अ नाइट लुकिंग फॉर अ मैन ईटर, मैंने पूरी रात बिता दी क्या ढूंढने के लिए, मैन ईटर ढूंढ रहा था, वो आदमी खाने वाला, उसे को दाना मिल जाए। ठीक है भैया, अब आपको बताना है इनमें से आगे क्या रहा होगा। तो कई रातें उसने जंगल में बिताई हैं, लेकिन एक रात उसने बिताई मैन ईटर को ढूंढने के लिए। आगे सुनिएगा बेटा, कहता है I bitterly regretted the impulse that had induced me to place myself at the man-eater's mercy. मैं घबरा गया, कुछ हुआ होगा भैया, मैं घबरा गया और मैंने अपने आप को मजबूर पाया किस चीज के सामने, किसके सामने, मैन ईटर्स मर्सी, बस वो मुझे ना खाए या दया भावना दिखाए। ठीक है, जो भी हुआ हो, कुछ हुआ होगा यार। अच्छा, द लेंथ ऑफ द रोड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ मी वॉज brilliantly lit by moon, but to right and left the overhanging trees cast dark shadows, and when the night wind agitated the branches and the shadow moved, I saw a dozen tigers advancing on me. अब ध्यान से सुनो, एक बता रहा है, कहता है जो रोड की एक लेंथ थी, घना जंगल था, मतलब पेड़ पौधे थे, हवा चल रही थी, ठीक है, तो उधर वो शेडो मूव कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हजारों, डजन्स की तादाद में, डजन, ठीक है, करीब करीब टाइगर मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ सीन क्रिएट कर रहा है वो। आगे देखो बेटा, एज द ग्रे डाउन, जैसी रात बीती, वॉज लाइटिंग अप, हाँ, द स्नोई रेंज विच आई वॉज फेसिंग, आई रेस्टेड माई हेड ऑन माई ड्रॉन अप नीज, फिर मैंने क्या किया, अपना सर जो है ऐसे, ठीक है, नीज पे रख लिया। ठीक है, आगे देखिए, आई लैक द करेज टू रिटर्न टू द विलेज, मैंने हिम्मत जुटाई कि चलो भाई गांव वापस चले, ठीक है, रिटर्न कर लूं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने हिम्मत जुटाई चलो गांव, बेटा एक बात बताओ, यहां अगर आप देखोगे कि मैंने हिम्मत जुटाई, ठीक है, चलो यार गांव चलते हैं वापस, ठीक है, हाँ, एंड एडमिट आई वॉज टू फ्राइटन, और माना कि मैं बहुत डरा हुआ था भाई, मैं डर गया था, टू कैरी आउट माई सेल्फ इम्पोज्ड टास्क, कि मैं उसको आगे चीजों को कोशिश करूं, और मेरे दांत टक 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 खट 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 कर रहे थे, ठीक है, जिसको आप चैटरिंग बोल देते हैं, एज मच फ्रॉम फियर, डर की वजह से, एज फ्रॉम कोल्ड, मुझे ठंड भी लग रही थी, आई सेट आउट द लॉन्ग नाइट, क्योंकि भाई साहब अब मैंने पूरी रात बैठ गया भाई, सेट आउट, बैठ गए, पूरी रात, लंबी रात आपने ऐसे बिताई। एक बात बताओ बेटा, आपको डर कब लगा होगा, पूरी ध्यान से देखो, इस क्यू में एक सीन को एक्सप्लेन किया गया है, ऐसे ऐसे सीन था वो, तो डरावना कुछ क्यू में हुआ है। फिर भैया एक बात बताओ, मैं रिग्रेट कर रहा था यार, मैंने क्यों ऐसा अपने आप को किया, क्यों मैं अपने आप को यहां लेकर आया, ठीक है, क्यों मैं ऐसा मैंने मैन ईटर को देखने का सोचा, ऐसे वाला, तो मैं अपने आप में रिग्रेट कर रहा था। तो एक बात बताइए बेटा, पहले डर लगा होगा, बाद में आप पछताओगे मैं क्यों आया यहां। एक बात बताओ, सीन समझो, पहले डर लगेगा बेटा, बाद में आप पछताओगे मैं यहां क्यों आया,
फिर आपको पूरी रात ऐसे बितानी पड़ी। कि आपने कैसी बारात बिताई, आप ऐसे भाई साहब हेड नीचे करके पूरा सर यूं लेट गए, ठीक है, लेट गए पूरा। इट वॉज इन दिस पोजिशन, ऐसे लास्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज इन दिस पोजिशन, और उस पोजिशन में, ठीक है, माई मैन एंड आर लेटर फाउंड मी फास्ट एस्लीप, और एक आदमी ने, मेरे आदमी जो थे वहां पर, जो बाकी साथी थे, उन्होंने मुझे सोता हुआ पाया उस पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में भाई, कौन सी पोजीशन में? बेटा एक और तगड़ी हिंट मुझे यहां से मिली। क्या तगड़ी हिंट मिली? क्यों? क्योंकि पोजीशन का उसने यहां जिक्र किया था, माई हेड, ठीक है, ऑन माई ड्रॉन अप नीज। तो मैंने क्या किया, यूं करके मैं बस लेट गया, और उसी पोजीशन में मेरे आदमियों ने, जो बाकी लोग थे, उन्होंने मुझे, ठीक है, सोते हुए पाया। तो भैया चीख चीख के पहली बात, क्यों पहले आएगा बेटा, क्यों पहले आएगा? क्यों? आप पछताए वो बाद में है, तो क्यों के बाद में कहीं ना कहीं पी आएगा। भाई डरावनी सीन देखे मैंने यार, क्यों पछताए, ये वाली। दूसरा बेटा एक और बहुत तगड़ी हिंट थी इसमें, एंडिंग स्टेटमेंट आ रहा है उस पोजीशन में, ठीक है, उन लोगों ने मुझे पाया। कौन सी पोजीशन? ये रही पोजीशन, यहां थी बेटा, और इट वॉज इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में। लास्ट स्टेटमेंट है ना, इससे पहले कौन सा होगा? क्या इस पोजीशन में, क्या इस पोजीशन में, क्या इस पोजीशन में, क्या इस पोजीशन में? तो आर के बाद S6 है, तो मेरे बच्चे आर लास्ट स्टेटमेंट है। पहला ऐसा पैराजंबल देखा है हमने जिसमें एंडिंग स्टेटमेंट इतनी तगड़ी और इतनी आसान हिंट के साथ हमें मिल गई। इस पोजीशन में मेरे आदमी ने मुझे पाया, तो बेटा आर एंडिंग है, और आर एंडिंग सर यहां पर है। आर एंडिंग सर सिर्फ और सिर्फ पहले पे है, सिर्फ और सिर्फ पहले पे। और वो जो हमें यहां था, ये भी मैच हो रहा है, क्योंकि क्यों से ही डर लगना उसको स्टार्ट हुआ था, क्यों पहले। अब एक बार पढ़ के देखो बेटा, सीन क्या रहा होगा। उस बंदे ने कई रातें बिताई थी, उस रात वो एक मैन ईटर को देखने गया, मतलब चाहता था, उस रात बिताई उसने। अब इसके बाद क्यों भाई, क्या हुआ भाई? उसको ऐसे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सामने ये घटनाएं घट रही हैं, टाइगर आ गए हैं भी। भाई मैं पछताने लग गया, मैं आया ही क्यों। फिर मैंने क्या किया यार, अब मैं तो भाई साहब अब डर गया, अब तो जाऊंगा बाद में अपने गाँव, ठीक है, वापस जाऊंगा, ऐसे करूंगा अपने आप को। हाँ, फिर उसने क्या किया, पूरी रात वो बैठ गया, बैठ गया। फिर एज द ग्रे डाउन जैसे हुआ, फिर मैंने क्या किया भैया, फिर मैंने रेस्ट गया अपने सर को, ऐसे ऐसे मैं लेट गया। तो इसके बाद ये सीन आ गया, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद इस पोजीशन में मेरे दोस्तों ने मुझे पाया, ठीक है, ये चीज, ठीक है। आई हैड नीदर हर्ड नॉर सीन एनीथिंग। फिर जो भी हुआ हो आके उसके साथ हादसा, उसने वो मेंशन कर दिया, तो यहाँ S6 आ गया भैया। इसमें ये तगड़ी हिट थी बेटा। अब इस पर ध्यान अगर नहीं जाता, या दूसरी घटनाएं जो मैंने एक्सप्लेन की, या रिग्रेट, मुझे पता पछतावा, मैं आया ही क्यों, तो बेटा कुछ बुरा हुआ होगा तभी तो आप पछताओगे ना, मैं आया ही क्यों। पहले पछताओगे ये सीन तो होगा नहीं, पहले ये घटना घटी होगी। फिर कैसे कैसे रात बीती, कैसे कैसे मैंने किया, वो बाद की बात है भैया। तो ये एक और हिंट थी कि यहाँ क्यों ओपनिंग है, एक और हिंट थी कि क्यों इससे भी पहले भैया क्या क्या हुआ, ठीक है। जैसे जैसे रात बीती, फिर मैंने अपने घुटनों पे बैठा, लेट गया, सो गया, वो तो बाद की बातें हैं। फिर मैंने ऐसा डर लग गया। डर कब लगेगा? जब घटना घटेगी। तो इससे भी पहले क्यों है, इससे भी पहले क्यों है। पछतावा कब करोगे? जब कोई घटना घटेगी। इससे भी पहले क्यों है। तो इसमें दो हिंट थी, क्लोजिंग, ओपनिंग, तगड़ी हिंट थी। अगर आप क्लोजिंग क्यों ढूंढ लेते तब भी ए आंसर था। मतलब ओपनिंग क्यों ढूंढते, क्लोजिंग आर ढूंढते तब भी ये आंसर था। मतलब एग्जामिनर ने ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट पे क्वेश्चन दिया था। बड़ा आसान, देखने में कितनी बड़ी चीज थी। तो ऐसा नहीं देखना कि बड़ी लेंथ है तो ये, बट स्टोरी बेस्ड चीजों को समझना पड़ेगा। अब आपने क्या समझे, बड़ा बच्चा बनना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा बेटा कौन सा काम पहले होगा, इफेक्ट बाद में आएगा, पहले इफेक्ट का। अब ये इफेक्ट बाद में आएगा, पहले डर डर लगेगा, तब आप पछताओगे यार ऐसा मैंने क्यों किया। समझ में आई बात? आगे बढ़ी। इस तरीके के लेवल के क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ये यहां से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहता है भैया 2 में देखो, वन डे हर मदर हैविंग मेड सम केक्स, एक दिन उसकी मम्मी ने कुछ केक्स बनाए। सेट टू हर, उसको कहा, गो माय डियर, जा मेरी बच्ची, एंड सी हाउ योर ग्रैंड मदर इज डूइंग, देख के यार तेरी दादी कैसी। क्यों? क्योंकि आई हियर, मैंने सुना है, शी हैज बीन वेरी, वो बीमार पड़ी हुई है। टेक हर अ केक, उनके लिए केक ले जा, एंड दिस लिटिल पॉट ऑफ बटर, और ये बटर ले जा। भाई कहानी यहां से शुरू हुई है क्योंकि पहला और छठा फिक्स है। तो एक दिन उसकी मम्मी ने केक बनाया, बोली जा अपनी दादी को देख के, दादी कहीं और रहती होगी, तेरी दादी बीमार चल रही है, मैंने सुनने में आया है, उसको उनके लिए केक ले जा और ये बटर ले जा, ठीक है। तो किसको भेजा उसने? हाउ योर ग्रैंड मदर। तो वन डे हर मदर मतलब लड़की की मम्मी ने उसको भेजा। अब आगे,
ही आस्क्ड हर, है यहां तो मम्मी और बेटी का जिक्र है। ही आस्क्ड हर वेयर शी वाज गोइंग। अब यहां से चालू ना बेटा, इनके बीच में क्या आएगा, यहां से चालू। उसने उस लड़की से पूछा कहां जा रही हो तुम। द पुअर चाइल्ड, उस बच्चे ने, हु डिड नॉट नो, जिसको नहीं पता था, इट वॉज डेंजरस, डेंजरस है टू स्टे एंड टॉक टू अ वुल्फ, लोमड़ी से, वुल्फ से बात करना मतलब खतरनाक है। सेड टू हिम, ठीक है, सेड टू हिम आई एम गोइंग टू सी माई ग्रैंड, मैं तो अपनी ग्रैंड मदर के पास जा रही हूं, एंड कैरी हर केक, उनके लिए केक लेके जा रही हूं और बटर लेके जा रही हूं अपनी मम्मी से। तो उसने ये बोला। अच्छा बोलेगी कब, जब उससे कोई पूछेगा। तो इसका मतलब ये इसी ने पूछा है उससे, ही आस्क्ड हर वेयर शी वॉज गोइंग, कहां जा रही हो तुम, और ये उसने आंसर किया होगा भैया, ये उसने आंसर किया होगा भैया, यही तो बात बनने लग रही है। उसने उससे पूछा होगा तो उसने आंसर, बेटा एक बात बताओ, आंसर कब करोगे, जब पूछा जाएगा। तो पहले पूछेगा तभी तो आंसर आएगा। ये तो आंसर किया उसने, पुअर बच्ची ने आंसर किया कि मैं तो अपनी दादी के पास जा रही हूं, लिखा है बेटा। इट वॉज, उसको नहीं पता था कि ऐसे नहीं होना। सेड टू हिम, उसको जब कहा आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं तो जा रही हूं, तो उस बच्ची ने उस सेड टू हिम, उस वुल्फ को कहा मैं तो जा रही हूं दादी के पास ऐसे ऐसे लेके। तो बेटा पहले क्वेश्चन पूछेगा बाद में तो आंसर करेगा। इसका मतलब पी और क्यू एक साथ लग रहा है हमें। आगे देखते हैं। एज शी वॉज गोइंग थ्रू द वुड, जंगल से जब वो जा रही थी, शी मेट विद अ वुल्फ, ओ वो एक वुल्फ से मिली। अच्छा बेटा वुल्फ से बाद में मिलेगी, बाद में उस वुल्फ ने उससे कुछ पूछा होगा, बाद में उसने उस वुल्फ से कुछ आंसर किया होगा, सबसे पहले तो वो मिलेगी। इसका मतलब आर ओपनिंग लग रहा है, इससे पहले लग रहा है, इससे भी पहले आ रहा है और इससे भी पहले आ रहा है, ठीक है। तो पी और क्यू से पहले कहीं आर लग रहा है। आगे देखो, फिर उसने पूछा, हाँ तो हु हैड ग्रेट माइंड टू ईट हर अप, और के वुल्फ के दिमाग में था इसको खा लू मैं। ही डेयर नॉट, बट उसकी हिम्मत नहीं थी, क्यों, क्योंकि कुछ वुड कटर्स नियर बाई फॉरेस्ट में काम कर रहे थे तो उनको डर था, ठीक है। शी सेट आउट इमीडिएटली, वो जल्दी से बाहर गई, टू गो टू हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी के पास जाने के लिए, हु लिव्ड इन अनादर विलेज, जो कि वो दूसरे गांव में रहती थी। है ओ भाई, वो जल्दी से बाहर निकली जाने के लिए ग्रैंड मदर के पास जो दूसरे गांव में रहती थी। बेटे एक बात बताओ, वो निकली कब निकली, जब उसकी मम्मी ने कहा। ओ भाई आर पी क्यू से पहले आएगा पक्का, क्योंकि पहले वो वुल्फ से मिलेगी, बाद में वुल्फ से क्या बातें हुई, ये वो सीन है। तो पी और क्यू से पहले पक्का आ रहा है। देखो बेटा पी और क्यू से पहले आर नहीं है, पी और क्यू से पहले आ रहा है, पी और क्यू से पहले आर नहीं है, पी और क्यू से पहले आ रहा है। अब आपको यह सोचना है मेरे बच्चे, एस पहली स्टेटमेंट है यार, सर एस पहली स्टेटमेंट हुई, क्यों, उसकी मम्मी ने कहा जा अपनी दादी को केक वेक दिया, फिर वो बाहर निकली जो कि उसकी दादी दूर रहती थी, फिर वो जाने लग गई। फिर आर, जैसे ही वो गई जंगल के थ्रू वो जा रही थी, बेटा यहां से जाना चालू किया ना, तो भैया एस ओपनिंग हुआ, यहां से निकली है ना वो, सी सेट आउट, फिर वो निकली इमीडिएटली, तुरंत से वो निकली जाने के लिए, उसकी जो दादी है वो दूसरे गांव में रहती थी। आर, जैसे ही वो जंगल से फिर जा रही थी उसको एक वुल्फ मिली, पी वुल्फ ने ये पूछा, उस लड़की ने ये रिप्लाई किया। तो पी और क्यू भी एक साथ है, वो तो हमने देख भी लिया था, पी और क्यू इसमें भी एक साथ है, इसमें भी। लेकिन बेटा एस एंडिंग कैसे कर लोगे तुम, जो बच्चे एस एंडिंग लिख रहे हैं, मां कसम थोड़ी शर्म कर लो मेरे बच्चे, इतनी प्रैक्टिस कराने के बाद हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ी शर्म, थोड़ी शर्म लाज रख लो। एस एंडिंग कैसे कर सकता है तू, वो जल्दी से अपनी दादी के यहां जाने के लिए निकली जो दूसरे गांव में रहती थी, वो जल्दी से अपनी दादी के यहां जाने के लिए निकली जो कि दूसरे गांव में रहती थी। कब निकलेगी वो दादी के जाने के लिए, जब उसकी मम्मी बोलेगी जा बेटा अपनी दादी को ले आ, जा अपनी दादी को ले आ। फिर दूसरा, उसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा है, डज शी लिव फार ऑफ, शी सेड द वुल्फ, वुल्फ ने कहा, वुल्फ कब, वुल्फ का जिक्र यहां चल रहा है, पी में क्यू में आर में, एस में वुल्फ का जिक्र है ही नहीं, तो एस के बाद तू एस सिक्स कैसे बोल देगा भाई, एस के बाद एस सिक्स कैसे बोल देगा भाई, एस के बाद तू एस सिक्स कैसे बोल देगा, फिर ये तो स्टार्टिंग होगा, और एस के बाद आप एस सिक्स कैसे बोल दोगे, लास्ट स्टेटमेंट ये बोल पाओगे। वुल्फ ने उसको पूछा था, वुल्फ ने उससे कहा था, अरे भाई वुल्फ यहां जिक्र है, यहां थोड़ा ना जिक्र है, वो जल्दी से निकली अपनी दादी के यहां जाने के लिए। भाई स्टोरी को समझो, अपनी दादी के यहां जाने के लिए तब निकली जब उसकी मम्मी कहेगी जा दादी के यहां चली जा। तो वो निकली, रास्ते में जंगल पड़ा, जंगल में वुल्फ मिली, वुल्फ ने ये पूछा, फिर वुल्फ ने ये पूछा, ये पूरी स्टोरी है बेटा, बी हुआ, एस एंडिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि एस के बाद एस सिक्स भी नहीं हो सकता। तो दिमाग लगाओ भाई, हवाबाजी में आंसर करना नहीं चाहिए, हवाबाजी में आंसर नहीं करना चाहिए। दूसरा, बहाना नहीं बनाना चाहिए, मेरी इंग्लिश वीक है या फलाना ढिमकाना, वो सारे बहानेबाजी। इतना पढ़ा लिखाने के बाद बेटा सबको आराम से समझ आता है। इसके बाद भी अगर तुम्हें बहाने बनाना है
सर मेरी अंग्रेजी वीक है, फलाना ढिमकाना, बेटा तो आप पूरी ताउम्र बहाने बनाता रह जाएगा, ताउम्र बहाने बनाता रह जाएगा। ये बात याद रखो। चलो आगे आओ। अब हमें तीसरा आंसर करना है, तीसरा क्वेश्चन यहां से, तीसरा क्वेश्चन यहां से S1 फिक्स है। अब इसमें भी कोई ना कोई हिंट हमारी निकल के चलेगी, बस देखते हैं भैया। तीसरा देखते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। कहता है व्हेन आई वॉज अलाइव, जब मैं जिंदा था, एंड हैड अ ह्यूमन हर्ट, जब मेरा ह्यूमन हर्ट होता था, आंसर द स्टैचू, स्टैचू ने आंसर किया। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मुझे नहीं पता था आंसू क्या होते हैं। क्यों? आई लिव्ड इन अ पैलेस, मैं पैलेस में रहा, ठीक है, वेयर शोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहां दुख आ ही नहीं सकता था। देखो एक स्टैचू है, वो कह रहा है जब मैं इंसान था मुझे पता ही नहीं था आंसू क्या होते हैं, दुख क्या होता है, क्योंकि मैं एक महल में रहता था और महल में दुख का आना मना था, मतलब मौज मस्ती थी। तो जब मतलब अब तो मर चुका, वो स्टैचू है, तो ये एक स्टैचू है, वो ये बातें कर रहा है ना बेटा। ऐसा सीन है कि जब मैं जिंदा था तो भाई बड़ा मस्त रहता था, मेरे को नहीं पता था दुख क्या होता। आगे बढ़ो, ये इसके बाद यहां पर कुछ आएगा नेक्स्ट। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, वैसे ही मैं जिया और वैसे ही मैं मरा। कैसे पता नहीं भाई, बताएगा। राउंड द गार्डन, गार्डन के राउंड पे रैन रन अ वेरी लॉफ्टी वॉल, गार्डन गार्डन के आसपास वॉल थी, बट आई नेवर केयर टू आस्क व्हाट ले बियॉन्ड इट, दीवार के पीछे क्या है मैंने पूछा ही नहीं। एवरीथिंग अबाउट मी वॉज सो ब्यूटीफुल, मेरे लिए तो वही बढ़िया था, मजा आ रहा था। नेक्स्ट, माई कंट्रेर जो थे कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मुझे वो हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। द हैप्पी इंडीड आई वॉज इफ प्लेजर बी हैप्पीनेस, अगर प्लेजर हैप्पीनेस था तो मैं खुश था भाई, मजे थे। इन द डे टाइम, डे टाइम में आई प्रेड विद माई कंपेनियंस, मैं प्रे करता था इन द गार्डन, हाँ, एंड इन द इवनिंग आई लेड द डांस इन द ग्रेट हॉल, और मैं डांस करता था, खत्म। अरे भाई ये तो बहुत आसान, मतलब पूरी जिंदगी उसकी मस्त कटी। ऐसे ही मैं जिया और ऐसे ही मैं मरा। कैसे जिए और कैसे मरे? बेटा एक बात बताओ, आप इतनी तगड़ी हिंट है, एंड ध्यान से सुनना, फिर एक और हिंट है, एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब मैं जबकि मर चुका हूं, क्योंकि स्टैचू है ना वो, दे हैव सेट मी अप, और अब उन्होंने इतनी ऊंचाई पे मुझे स्टैचू बना के लगा दिया। एक बात बताना बेटा, इन तीनों का लिंक देखो। सो आई लिव्ड सो आई डाइड, ऐसे ही मैं जिया और ऐसे ही मैं मरा। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। भाई तुम्हें नहीं लग रहा पी क्लोजिंग स्टेटमेंट है? तुम्हें नहीं लग रहा इसके 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 बाद में आएगी क्या? भाई गार्डन में ये था, मैं ऐसे ऐसे जी ऐसे ऐसे करता था, हमेशा सो ब्यूटीफुल मुझे सारी चीजें मिली, ठीक है, वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे, ठीक है, मैं बड़ा खुश रहता था, डे टाइम में ये करता था, शाम को ये करता था, ऐसे ही मैं जिया और ऐसे ही मैं मरा। तो आपको नहीं लग रहा ऐसे ही मैं जिया ऐसे ही मैं मरा ये अपने आप में क्लोजिंग स्टेटमेंट है? अच्छा फिर एक और हिंट देखो, इसके बाद अगर मैं इसको पढ़ूं, एंड नाउ, अब मैं जब मर ही गया हूं, देखो, और अब जब मैं मर ही गया हूं, दे हैव सेट मी अप, उन्होंने मेरे उतना ऊंचा पुतला लगा दिया है, अब मुझे दिखाई दे रहा है इस दीवार के उस पार क्या है। अरे भाई इतने लोग हैं बेचारे, इतने ऐसे ऐसे जीते हैं, हाँ बरे, अब मुझे रोना आता है। मतलब एक राजा, पूरी स्टोरी देखो क्या है, एक राजा था जब वो जिंदा था, हाँ, तो एक महल में रहता था जहां दुख नहीं आता था, महल में चार दीवारी थी गार्डन के, हाँ, ऐसे मस्त अपना खाता पीता था, मस्त खेलता कूदता था, मस्त शाम सुबह प्रे करता था, रात को अपना डांस वांस करता था, ऐसे जिया ऐसे ही मरा। हाँ, लेकिन मरने के बाद अब स्टैचू लगाया, स्टैचू लगाया तो ऊपर देखा दीवार के उस पार क्या है, मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत गरीब लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे दुनिया है। बस ये कहानी, ये शायद 9th या 8th क्लास का चैप्टर था, उठा के पेपर में डाल दिया भाई साहब, स्टोरी बन गई। स्टोरी बनी तो हमें समझ आया, समझ आया तो भैया पी एंडिंग हुआ, पी एंडिंग हुआ, ऐसे जिया ऐसे मरा, और मरने के बाद मेरे को ऐसे ऐसे हो गया, तो भैया पी एंडिंग हुआ, पी एंडिंग एक ही में है बेटा, ये रहा ऑप्शन। अब पढ़ लो, पहले में जब मैं जिंदा था, मैं प्लेस में रहता था, दुख आता ही नहीं था वहां, ठीक है, हाँ ये आया क्यू, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्यू, राउंड द गार्डन, अब देखो मैं जैसे रहा, हाँ ऐसे ऐसे था, पैलेस, पैलेस कैसे था, राउंड द गार्डन, पैलेस के जो गार्डन थे, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत ही, एवरीथिंग अबाउट मी वो बहुत ब्यूटीफुल था, ऐसे गार्डन बना हुआ था। फिर एस में इन द डे टाइम मैं ऐसे करता था, फिर ये हुआ। आर में मेरे जो थे वो मुझे बुलाते थे हैप्पी प्रिंस, क्योंकि मैं हमेशा खुशी था भाई, हैप्पी था। हाँ, पी में ऐसे जिया मैं ऐसे मरा। बस इसके अलावा कोई हिंट दे दे, क्योंकि इन बातों को तो आप आगे पीछे भी बता सकते हो, इन बातों को तो आप आगे पीछे भी बता सकते हो बेटा, इसके अलावा कोई हिंट नहीं है इसमें, आप खूब दिमाग लगाओ दो।
इसके अलावा कोई हिंट नहीं है। और ये बहुत तगड़ी हिंट है, बहुत तगड़ी हिंट है। ऐसे ही मैं जिया, ऐसे ही मरा। कैसे जिए? ऐसे जिए, ऐसे ही मैं मरा। मरने के बाद ये हुआ, मरने के बाद ये हुआ। देख लो, इससे बढ़िया हिंट क्या लो। एग्जामिनर ने पूरी तरीके से हिंट दी है मेरे बच्चे। ये स्टोरी है 9th चैप्टर या 8th क्लास की चैप्टर की है कहानी, वो उसने एग्जाम में दी थी। और ये क्वेश्चन सीडीएस के प्रीवियस ईयर एग्जाम का है, जो इससे पहले क्या वो सीजीएल में भी आया हुआ था। तो इस तरीके से है ये बेटा, उस तरीके के क्वेश्चन है। तो पैरासिम्बल आपसे कुछ नहीं कहते, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। यहां कोई बहाने नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, चलो बेटा अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 4 को समझने की कोशिश करें तो ये पहला S1 तो फिक्स है भैया, अब तो आसान लग रहे होंगे बेटा। S1 तो फिक्स है, ठीक है। हाँ, आपने बोला हाँ जी बिल्कुल फिक्स है सर। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एनवायरमेंट के हिसाब से ढला हुआ है। S1। अब इसके बीच में क्या आएगा? देखो, there is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism। कहते हैं एक स्ट्रेटजीज है हमारी, हाँ, रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज है जिसमें खाना जो है वो लिया अंदर जाता है और ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, चाहे फूड का स्टेशनरी सोर्स है जैसे ग्रास हो, ठीक है, और मोबिल मतलब जैसे डियर हो, ठीक है, वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सेस। कैसे फूड एक्सेस किया जाएगा उसमें डिफरेंसेस आ जाएंगे भैया। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिटिव है चीजें जो काऊ के द्वारा यूज की जाएंगी वो अलग है, मतलब शाकाहारी, और मांसाहारी के द्वारा यूज की जाएंगी वो चीजें अलग है। भाई वो भी ऑब्वियसली बात है, आपके पेट में क्या जा रहा है, आप मांसाहारी हैं या आप वेजिटेरियन हैं, वो उस पर फर्क पड़ रहा है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। फूड की कैसी टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी है ना, हाँ, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या हो रहा है। तो टाइप ऑफ फूड जो है उस पर डिपेंड करेगा कि क्या होने लग रहा है। ठीक है, हाँ, एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन बाय एन ऑर्गेनिज्म, और जो ऑर्गेनिज्म जो उसको खा रहा है उस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, अब एक बात बताओ, द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन जो है, हाँ, वो डिफर करता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। टाइप क्या है खाने का और उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है, खाने की उस टाइप ऑफ जो खाने का टाइप है ना उस पर डिपेंड करता है। बेटा एक बहुत तगड़ी हिंट, अब आर और क्यू को समझो। क्यू में यही कहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर खाने का टाइप ये हुआ या खाने का टाइप हमारा दूसरा हुआ, ये हुआ, तो बेटा एक बात बताओ, खाना या तो घास फूस हो सकता है, खाना या तो मांस हो सकता है, जैसे एक शेर के लिए डियर, हिरन हो गया। तो बेटा आपको नहीं लग रहा है यहां टाइप ऑफ फूड बताया गया है, यहां टाइप ऑफ फूड बताया गया है या सोर्स ऑफ फूड बताया गया है। इसमें वही बोला है कि भाई जो फॉर्म है न्यूट्रिशन की डिपेंड करती है टाइप और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे। टाइप जैसे जैसे कि हो सकता है खाना ऐसा हो या हो सकता है जैसे खाना ऐसा हो। तो बेटा इस आर और क्यू की इतनी तगड़ी हिंट है कि आर और क्यू एक साथ है। आर में मेरे बच्चे बताया गया खाने के टाइप, भाई खाने के टाइप पर डिपेंड करता है। क्यू में बताया गया है खाने का एक टाइप ये हो सकता है और खाने का दूसरा टाइप ये हो सकता है, जैसे एक काऊ के लिए, ठीक है, घास फूस हो गया, और एक लायन के लिए भैया डियर हो गया, हिरन वगैरह हो गया। सर ये तो आर क्यू एक साथ लग रहा है। अब आर क्यू इसमें है, आर क्यू इसमें नहीं है, आर क्यू इसमें नहीं है, आर क्यू इसमें नहीं। अब मेरे लिए ये आंसर हुआ, लेकिन ये पत्थर की लकीर तो नहीं है ना बेटा पेपर में। एक बार पढ़ ले क्या आफत आ रही है, इतनी तगड़ी हिंट तेरे को मिली है और एग्जामिनर ने एक ही ऑप्शन उस पर दिया है, तो एक बार पढ़ लेना जल्दी, तभी तो होगा पैराजम्बल। चलो बेटा पढ़ते। कहता है हर एक ऑर्गेनिज्म जो है डिपेंड करता है उसके कैसे एनवायरमेंट है। आर द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन की फॉर्म है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ खाना क्या है। अगर जो खाने का टाइप ग्रास है या खाने का टाइप डियर है तो वो डिफरेंस ला देगा कैसे वो खाना पचेगा, कैसे न्यूट्रिशन उससे मिलेंगे। पी देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन। कई सारी रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज हैं जो यूज की जाती हैं ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है। पी एस सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड, कुछ ऑर्गेनिज्म खाने को ब्रेक डाउन करते। बेटा एक और हिंट था यार, ये भैया पी और एस एक साथ है। देखो जब पी और एस समझ रहे हैं ना तो हमें समझ आ रहा है पी और एस एक साथ है। कैसे? क्योंकि इसमें जिक्र किया है कि अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है जिसके द्वारा खाना यूज अंदर लिया जाता है और यूज किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। क्या करता है, कुछ ऑर्गेनिज्म उसको ब्रेक डाउन करते हैं खाने को आउटसाइड, ठीक, द बॉडी, एंड एब्जॉर्ब करते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं,
टेक द होल मटेरियल ले लेते हैं और ब्रेक इट इन डाउन इनसाइड देयर बॉडी, और अपनी बॉडी के इनसाइड अंदर ब्रेक करते हैं। आ जाओ भैया, यही तो था, यही तो था कि अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं कैसे ऑर्गेनिज्म काम करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा ब्रेक डाउन करते हैं खाने को बाहर आउटसाइड, और कुछ ऑर्गेनिज्म खाने को अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। भैया तगड़ी हिंट थी, पी और एस एक साथ था। आप में से कुछ बच्चे को पीएस मिल गया होगा और आप में से कुछ को आर क्यू मिल गया होगा। आर क्यू में बात हुई है खाने के टाइप की, और पी और क्यू में बात हुई थी खाना ऑर्गेनिज्म के द्वारा कैसे तोड़ा ब्रेक डाउन करके पचाया जाता है। लो भैया, तो पी एस एक साथ है और आर क्यू एक साथ है, तो आर क्यू और पीएस, पीएस है पीएस है, पीएस नहीं है पीएस नहीं है, तो इन दोनों में फंसते आप। तो भैया कुछ नहीं पता सर, कहां से कहां आप चीजें ले जाओ, कुछ नहीं पता। बेटा स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होता है, फंक्शन, ऑर्गेनिज्म कैसे फंक्शन करता है, ऐसे, तो वो सिनोनिम यूज करके कि ऐसे फंक्शन करता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बताओ भैया, कितना बढ़िया और शानदार क्वेश्चन। लेकिन अगर हिंट ढूंढोगे तो, अगर हिंट ढूंढोगे तो आप लिंक नहीं ढूंढेंगे, स्टार्टिंग एंडिंग नहीं देखेंगे, रिदम नहीं पकड़ेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। या कोई बच्चा यही बोल दे, सर मेरे को तो हिंदी नहीं आती, मां कितनी हिंदी करनी आती है, सर बिल्कुल नहीं आती, जीरो हूं सर। तो भैया जीरो तो फिर इंग्लिश में जीरो रहेगा ना यार, क्यों? क्योंकि तू खुद ही जीरो मान के बैठा है, मेहनत ही नहीं करनी। जब मेहनत ही नहीं करेगा तो बेटा सीखेगा क्या, जीरो। नंबर भी क्या आएंगे, जीरो। मेहनत करनी चालू कर दे, सब समझ आएगा भैया, मेहनत करनी चालू कर दे, सब समझ आएगा। समझ में आई बात? बताइए भाई, आया ये समझ? अब हिंट निकालनी आ रही है। ये सबसे टफेस्ट लेवल है बेटा जो आ सकता है एग्जाम, वरना लेवल 1 और 2 से ही सारे क्वेश्चन आने। ये तो मैं आपको करा रहा हूं कि भैया हर टाइप के क्वेश्चन कराना मेरा फर्ज बनता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, मेहरबान कदरदान, हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 को भी समझते हैं सर, 5 क्या उखाड़ लेगा हमारा, करेंगे 5 को भी। देखो बेटा ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूं पहला, सबसे पहली स्टेटमेंट है मेरे बच्चे, इडियम्स आर अ कलरफुल एंड फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। इडियम्स भाषा की बड़ी ही कलरफुल चीज है, इडियम्स का इंट्रोडक्शन है। तो पहली स्टेटमेंट इडियम्स क्या होते हैं बता रहा है, ठीक है भैया। इडियम्स हमारा भाषा का कलरफुल और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है हमारी भाषा का, ठीक है। आगे अब मेरे बच्चे पी में कहता है योर लैंग्वेज स्किल्स विल इंक्रीज रैपिडली इफ यू कैन अंडरस्टैंड इडियम। आपकी लैंग्वेज की स्किल बढ़ेंगी अगर आप इडियम्स को समझेंगे और यूज करेंगे इडियम्स को बड़े ही ध्यान से, ठीक है। दे आर कॉमनली यूज, ज्यादातर ये जो यूज किए जाते हैं, कौन? इडियम्स, तो इडियम्स के लिए आ रहा है। दे आर कॉमनली यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ लैंग्वेज, ये सारी टाइप की भाषा में, लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। चाहे आप इनफॉर्मल भाषा बोलो, चाहे आप फॉर्मल भाषा बोलो, चाहे ऑफिशियल लैंग्वेज बोलो, चाहे नॉर्मल, ठीक है। आज इन एडिशन, और इडियम्स ऑफन हैव अ स्ट्रॉन्गर मीनिंग देन नॉन इडियोमेटिक फ्रेज। और अगर और बाकी को समझे तो इडियम स्ट्रॉन्गर मीनिंग देते हैं नॉन इडियोमेटिक फ्रेज, मतलब आप सिंपल सेंटेंस बोलो इडियम के साथ बोलो तो इडियम के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स की है वो क्या है, वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट के पास है विद इडियम्स वो क्या है, इट इज ऑफन इम्पॉसिबल टू गेस द मीनिंग ऑफ एन इडियम फ्रॉम द वर्ड। भाई वर्ड जो है स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वर्ड जो है, ठीक है ना, वो अपने आप में कैसे उस मीनिंग देंगे वो स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। ये स्टूडेंट की सबसे मेन प्रॉब्लम है। अगर आप एस देखोगे ना, हाँ, तो बेटा आपको किसी से भी रिलेटेड होता नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां स्टूडेंट की कोई भी बात नहीं हुई, कहीं भी बात नहीं, कहीं भी स्टूडेंट की कोई बात नहीं। तो क्या करें सर, इसको समझने के लिए बहुत बढ़िया चीज है, हिंट मिल गई है। इडियम्स बड़े ही अच्छे होते हैं अगर आप भाषा में देखें तो। अब ध्यान से सुनो, फिर मेरे बच्चे वो कहने लग रहा है क्यों में, कैसे कैसे देखो, कहता है अगर इडियम्स को समझे तो बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है भाषा में यूज करे तो। दे आर कॉमनली यूज्ड ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, हर एक भाषा में यूज होता है, चाहे इनफॉर्मल भाषा हो चाहे फॉर्मल भाषा। बेटा ये दो रिलेटिव कर रहे हैं बस S1 के बाद। क्यों पता है क्यों? क्योंकि यहां इडियम्स की डेफिनेशन है। डेफिनेशन सबसे पहली चीज है कि इडियम्स भाषा में यूज किए जाते हैं। हाँ, दे आर कॉमनली यूज्ड, यहां भी क्या था, भाषा में यूज किए जाते हैं। कलरफुल और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है भाषा का। हाँ, और ये हर एक टाइप की भाषा में यूज होते हैं, चाहे इनफॉर्मल भाषा हो, चाहे फॉर्मल भाषा हो, चाहे स्पोकन हो, चाहे रिटन हो। मेरे बच्चे इसी की तो एक्सप्लेनेशन। अब आप इडियम्स की अगर डेफिनेशन बताओगे पाजी, ऐसे ही तो बोलोगे, इडियम्स हर एक भाषा में यूज किए जाते हैं। इडियम्स यूज किए भाषा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
हर एक भाषा में यूज होते हैं, चाहे इनफॉर्मल भाषा हो चाहे फॉर्मल। बेटा अब डेफिनेशन पूरी हुई इसकी क्यू में। अब क्यू ओपनिंग इसमें दिया है, फिर से तो पत्थर की लकीर तो है नहीं भैया, मेरे को तो हिंट मिली, पत्थर की लकीर तो है नहीं बेटा, पत्थर की लकीर नहीं है तो एक बार पढ़ के देख लो। देखो इडियम्स बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है भाषा का, ये हर एक टाइप की भाषा में इस्तेमाल होते हैं, चाहे इनफॉर्मल भाषा हो चाहे फॉर्मल हो। पी, योर लैंग्वेज स्किल, आपकी लैंग्वेज स्किल बढ़ जाएंगी अगर आप इडियम्स को अच्छे से समझेंगे। एस, वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट के होते हैं, मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। आर, इन एडिशन इडियम ऑफन हैव स्ट्रॉन्गर, अरे एक और सॉरी, स्ट्रॉन्गर मीनिंग देन नॉन इडियोमेटिक फ्रेज। ये भी था बेटा, ये भी था, क्योंकि इसने जिक्र किया था कि क्या होता है, एक आप ये देख रहे थे एस और आर एक साथ है। कैसे एक साथ है बेटा, जब आप पढ़ोगे ना पेपर में ऑटोमेटिकली कि भैया एक प्रॉब्लम यह है स्टूडेंट की कि वो जो है बेचारे मीनिंग नहीं समझ पाते हैं इडियम का, कि एक इडियम क्या मीनिंग दे रहा है, क्योंकि जो मीनिंग निकल रहा होता है उससे कुछ मतलब कुछ हो रही आता है। हाँ, और साथ साथ इन एडिशन साथ साथ इडियम्स क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग दे देते हैं नॉन इडियोमेटिक फ्रेज से। तो बेटा यहां भी उसके मीनिंग का जिक्र है, यहां भी कि बच्चे मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, और साथ साथ ये जो मीनिंग है ये स्ट्रॉन्ग मीनिंग दे देते हैं नॉन इडियोमेटिक। सिंपल स्टेटमेंट के मुकाबले इडियोमेटिक स्टेटमेंट ज्यादा मीनिंग देती है। तो भैया ये और ये एस और आर एक साथ था, एस आर यहां नहीं, एस आर यहां नहीं, एस आर यहां था और यहां था, तो आप दो ऑप्शन में फंसते, फिर घूम फिर के आपको क्यू ओपनिंग देखना पड़ता। भाई ये एस आर की वजह से ये कट जाता, फिर यहां दो फंसते। तो जिन बच्चों ने ये हिंट पकड़ ली थी वो यहां फंस गए, फिर यहां काम करना पड़ता, फिर उनको देखना पड़ता कि एस स्टार्टिंग होगा कि क्यू स्टार्टिंग होगा, फिर देखना पड़ता, फिर उनको देखना पड़ता कि डेफिनेशन यहां कंप्लीट हुई है, इसका मतलब जो ये हिंट पकड़ गया उसका पहली बार में आंसर आ गया, जिसने ये हिंट पकड़ी उन्होंने ये हिंट पकड़ी, फिर ओपनिंग ढूंढनी पड़ी बेचारों को। अगर आसान पेपर बनाता पेपर वाला तो इस हिंट से भी एक ही ऑप्शन देता, उससे भी एक ही ऑप्शन देता, लेकिन उसने इससे दो ऑप्शन दिए और ओपनिंग स्टेटमेंट से एक ही ऑप्शन दिया कि ये जो दिमाग लगा गया वो बच गया, और जो ये दिमाग लगा गया हाँ उसको दो ऑप्शन में लड़ना पड़ा। वो तुम्हारी बेटा मैं कहूंगा किस्मत है पेपर में, कौन सी हिंट पे तुम्हारा ध्यान जाए, और उस हिंट पे दो ऑप्शन दे या एक ही ऑप्शन दे वो आपकी किस्मत है। एक दे तो अच्छी किस्मत है, दो दे तो फिर थोड़ा काम बढ़ जाएगा, फिर ओपनिंग चेक कर लो। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा बेटा। एक बच्चा कह रहा है सर एक बार ऑप्शन बी समझा देना। बी ऑप्शन समझाने नहीं आया हूं मैं, यहां पैराजंबल सोल्व करने बेटा, बी ऑप्शन समझाने नहीं आया हूं मैं। अगर आप उसके रिदम को ही तोड़ दोगे, मैंने तुम्हें क्या असूल बताया था, मैंने आपको असूल बताया था किसी चीज की पहले डेफिनेशन पूरी करो, किसी चीज का इंट्रोडक्शन पूरा करो। उसकी डेफिनेशन है इडियम भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं, ये हर टाइप की भाषा में यूज होते हैं, चाहे फॉर्मल भाषा बोलो चाहे इनफॉर्मल भाषा बोलो। तो जब वो भाषा के बारे में जिक्र कर रहा है मेरे बच्चे, तो दूसरे की ऐसी की तैसी जब तुम तोड़ ही दोगे उस चीज को तो भाड़ में गया। समझ नहीं रहे हो आप? बात ये नहीं है पुत्र कि इसके बाद तू आर नहीं बोल सकता, बोल सकता है, दिन दहाड़े बोल सकता है। किसने कहा, किसने कहा तू S1 के बाद आर नहीं बोल सकता? देखो ये बच्चा कह रहा है सर बी ऑप्शन पढ़ना सेट हो रहा है, आर भी तो सेट लग रहा है। बेटा बात ये नहीं है लड्डू की सेट लग रहा है नहीं लग रहा है, नहीं समझ रहा तू मेरे पुत्र, तू S1 के बाद आर बोल, कसम से सही लगेगा तेरे को। भाई इडियम भाषा के लिए बहुत जरूरी है, अच्छे एस्पेक्ट है, और साथ ही साथ इडियम के स्ट्रॉन्गर मीनिंग होते हैं जो नॉन इडियोमेटिक फ्रेज के वगैरह होते हैं। फिर एस पढ़, इसके बाद आर पढ़ा ना, आर पढ़ लिया, अब एस पढ़। वन ऑफ द जो मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट की है, फिर तू पी पढ़, योर भाग की भाषा बड़ी जरूरी, फिर तू ये पढ़, ये साथ साथ यूज सारी भाषा में होते हैं। हाँ तो अरे साला सब सही है, हाँ तो सब सही है भाई। मुझे 1 2 3 4 5 6 लाइनें बोलनी है, 6 लाइनें बोलू सब सही है, और गलत क्या है? हाँ ये स्टोरी तो है नहीं कि पहले चाकू मारा होगा, फिर वो मरा होगा, फिर कत्ल का केस लगा होगा, फिर वो जो है सजा मौत हुई होगी उसको। ये कोई कहानी थोड़ी ना, यहां तो सब सही लगेगा। अगर आप तुक्केबाजी में पढ़ोगे पैराजंबल को, फिर कोचिंग का क्या फायदा हुआ बेटा? ऐसे तो विदाउट कोचिंग वाला बच्चा जब इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा, तुम में और उसमें क्या फर्क होगा? फिर तो सब सही है, कोई फर्क नहीं है मेरे बच्चे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप उस चीज को अंडरस्टैंड कैसे करते हो। सबसे पहला असूल होगा भैया, किसी भी चीज ने एक इडियम्स की डेफिनेशन चालू हुई है। इडियम्स आर अ कलरफुल एंड फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज का कलरफुल पहलू कहो, एक बहुत ही फैसिनेटिंग एस्पेक्ट कहो, ठीक है, हमारे पास है, बहुत ही कमाल की चीज है इडियम्स जो भाषा के लिए।
ये हर टाइप की भाषा में यूज होते हैं, चाहे आप इनफॉर्मल भाषा बोलो चाहे आप फॉर्मल भाषा बोलो। अब तुम्हारी स्किल कैसे हो जाएंगी ये इडियम पढ़ के, तुम्हारा इडियम का मीनिंग स्ट्रांग होता है कि लाइट होता है, स्टूडेंट मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं, साली भाड़ में गई ये बातें। समझ रहे भाई? इसमें बताया इडियम्स कैसे अपना जो है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं करेक्टली। इडियम को अगर आप यूज करें तो आपकी भाषा अच्छी हो जाएगी। आपकी भाषा कैसी हो जाएगी बाद की बात है। इडियम्स मीनिंग स्ट्रांग देते हैं, लाइट देते हैं, बाद की बात है। स्टूडेंट मीनिंग समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं, बाद की बात है। सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा, इडियम भाषा में बहुत जरूरी है। ये हर टाइप की भाषा में यूज होते हैं, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल। ठीक है, चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो। फिर मैं पढ़ूंगा कि आपकी भाषा अच्छी हो जाएगी अगर आप उनको अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन अंडरस्टैंड करने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, और जो इडियम होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मीनिंग रखते हैं नॉन इडियोमेटिक से। फिर लास्ट में इडियम साथ के साथ एक पर्टिकुलर एटीट्यूड रखते हैं जब आप उनको यूज करते हैं, अप्रूवल डिसअप्रूवल जो भी है आगे स्टेटमेंट। तो बेटा ये चीज है, यहां ये नहीं है तुमने मीनिंग निकाल लिया झंडा गाड़ दिया भैया ये भी तो मीनिंग दे रहा है। ये मीनिंग तो सही देंगे भाई, पैराजम्बल मीनिंग तो सब देंगे, लेकिन सीक्वेंसिंग सेट करो कि क्या करना सही हो। एक बात बताओ, एक आपने भी ऐसे लिखा, एक दूसरे बच्चे ने भी ऐसे लिखा। मैंने बोला बेटा पॉल्यूशन पर ऐसे लिख दो। एक बच्चे ने सबसे पहले पॉल्यूशन की डेफिनेशन बताई, फिर पॉल्यूशन के टाइप्स बताए, ठीक है हाँ, फिर आगे बढ़ा, तो ये बच्चा जीतेगा ना। एक ने क्या किया, पॉल्यूशन के इफेक्ट बता दिए, इफेक्ट्स बता। ओ भाई मेरे, पहले पॉल्यूशन कैसे लिख रहा है, पहले कम से कम प्रभु उसकी डेफिनेशन तो दे दे, उसके इफेक्ट उसके बाद की बातें बाद में बता। तो पहले पोल्यूशन की डेफिनेशन, फिर पोल्यूशन के टाइप, फिर आगे चीजों को चलाना था, इफेक्ट वगैरह कैसे हम बच सकते हैं, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना था। बीच में थोड़ा ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू घुसा दोगे, या स्टार्टिंग में थोड़ा ना घुसा दोगे, स्टार्टिंग में इफेक्ट लिख दोगे, पोल्यूशन से बहुत बुरी हालत हो रखी है? ये तो गलत बात है ना। तो सीक्वेंसिंग सेट होती, समझ आया ये वाली चीज? चलिए बेटा, तो ये मत खुश हुआ करो ये भी तो हिंदी दे रहा है, हिंदी तो सब देंगे। ये देख देने कैसी है, सीक्वेंसिंग कैसे होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, ध्यान से देखना क्या कहता है। देखो अब थोड़ा सा आपको और ज्यादा हौसला मिलेगा यहां से, ठीक है। देखो, इंस्टीट्यूशंस डिफाइन करते हैं और प्ले करते हैं एक रेगुलेटरी रोल विद रिगार्ड टू ह्यूमन बिहेवियर। भाई अगर हम इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं, ऑब्वियसली बात है आपके ह्यूमन बिहेवियर पर वो बड़ा रेगुलेट करते हैं, ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ चीजें सिखाएंगे। सिंपल, इंस्टीट्यूशंस डिफाइन करते हैं और बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं अगर हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानना चाहें तो, ठीक है। ये अब यहां पर देखना बेटा आगे, वंस एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस set a dynamic relationship with the members constituting them and they mutually affect each other। कहता है एक बार अगर हमारे पास एक बार अगर इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हो जाए तो वो एक डायनेमिक रिलेशनशिप बनाता है अपने मेंबर्स के साथ जो वहां आ रहे हैं, और म्यूचुअली एक दूसरे को वो अफेक्ट करते हैं। सर ये बात भी समझ आती है, और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, दे शेप प्रेफरेंसेस पावर एंड प्रिविलेज। वे प्रेफरेंस की पावर और प्रिविलेज को, ठीक है, शेप देते हैं, मतलब बताते हैं आपको किस किस तरीके से आपकी प्रेफरेंसेस पावर और प्रिविलेज काम करेगी। एट द सेम टाइम साथ साथ institutions themselves can be transformed by politics they produce and such transformation can affect social norms and behavior। साथ साथ एट द सेम टाइम साथ साथ इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, अपने आप में ट्रांसफॉर्म करते हैं पॉलिटिक्स को, ठीक है। आप पॉलिटिक्स मतलब आपके विचारों को जो सिखाते हैं, और आपका जो ये ट्रांसफॉर्म आता है वो आपकी सोशल बिहेवियर को, ठीक है भाई साहब, अच्छा बनाता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड, वो साथ साथ प्रोवाइड करते हैं अ सेंस ऑफ ऑर्डर एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। साथ साथ वे प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, वो साथ साथ प्रोवाइड करते हैं सेंस ऑफ ऑर्डर एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, कि आप साथ साथ कैसे सेंस ऑफ ऑर्डर समझ पाओगे और प्रिडिक्टेबिलिटी को समझ पाओगे, वो साथ साथ ये भी प्रोवाइड करते हैं। अब ध्यान से सुनो बेटा, एक तो ये हिंट है, क्यों ऑल्सो है, वो ये भी प्रोवाइड करते हैं, तो और क्या प्रोवाइड करते हैं भैया, और क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, और प्रोवाइड करते हैं ये, दे शेप प्रेफरेंसेस, मतलब क्या, वे प्रोवाइड करते हैं आपको प्रेफरेंसेस, आपको प्रोवाइड करते हैं पावर का सही इस्तेमाल, सारे पुश के बारे में बताते हैं, आपको प्रिविलेज के बारे में बताते हैं, आपको सेंस ऑफ ऑर्डर के बारे में बताते हैं, आपको प्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो भैया क्यू और एस एक साथ है। एक तो हिंट है ये, दूसरी हिंट, जैसे कई बच्चों ने क्यू एस एक साथ निकाल दिया, दूसरी हिंट अगर मैं ध्यान से सेंस ऑफ ऑर्डर एंड प्रिडिक्टेबिलिटी बताते हैं, ठीक है।
तो आप अगर इस चीज को देखेंगे तो ये चीज बड़ी शानदार तरीके से आपको, एक तो क्यू और ये, क्योंकि ये हिंट एग्जामिनर ने दी थी। दूसरी हिंट एक और थी बेटा, वो सेम ओपनिंग स्टेटमेंट की थी। इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो आर ओपनिंग स्टेटमेंट बन रहा है। पता है क्यों? ध्यान से सुनो। एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूशंस अपने आप में ट्रांसफॉर्म, ठीक है, करते हैं आपके विचारों को, आपके विचारों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, हाँ, और दे प्रोड्यूस एंड सच ट्रांसफॉर्मेशन कैन अफेक्ट सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर, और आपके सोशल बिहेवियर को वो चीजें अफेक्ट करती है। तो बिहेवियर की बात एक तो इसमें हुई है, और बिहेवियर की बात एक खुद इसमें हुई थी कि ह्यूमन बिहेवियर को ये क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं और रेगुलेट करते हैं, आपके ह्यूमन बिहेवियर को ये कंट्रोल करते हैं। एट द सेम टाइम साथ साथ क्या करते हैं इंस्टीट्यूशन, देखो, तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं और प्ले करते हैं एक रेगुलेटरी रोल ह्यूमन बिहेवियर पे। और साथ साथ इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट्स अपने आप में ट्रांसफॉर्म करते हैं आपके विचारों को और प्रोड्यूस करते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके सोशल बिहेवियर को अफेक्ट करती है। तो इंस्टीट्यूट क्या करते हैं और इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, आर में बताया बेटा। तो ओपनिंग स्टेटमेंट आर हुई, क्यू और एस एक साथ हुआ, क्यू एस ना यहां साथ ना यहां साथ, एक यहां भी साथ था। मतलब हमेशा एग्जामिनर इतनी चाल तो खेलेगा ही, आप क्यू एस पकड़ते फिर आपको ओपनिंग देखना पड़ता, आर या क्यू, ठीक है। अब मैं क्यू ओपनिंग दे, शेप प्रेफरेंसेस, शेप यहां तो बात कर रहा है वो क्या क्या डिफाइन करते हैं, यहां भी वही बात करता है एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, और साथ साथ, किसके साथ साथ, इसके साथ साथ। तो ये चीज किसी से जुड़ेगी, ठीक है। इसके साथ साथ वे अपने आप में आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं आपके विचारों को, ठीक है। तो देमसेल्व्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय पॉलिटिक्स, आपके जो विचार हैं उसके हिसाब से वो चलेंगे और प्रोड्यूस करेंगे ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके सोशल बिहेवियर को संभालेगी या अफेक्ट करेगी। तो भैया मेरे इसके बाद ये फंक्शनिंग थी। अब इसको पढ़ो बेटा, पत्थर की लकीर तो है नहीं पेपर में, अब पढ़ लो। देखो, इंस्टीट्यूशंस एक रेगुलेटरी डिफाइन करते हैं और हमारे सोशल बिहेवियर पर, ठीक है, रेगुलेट करते हैं, चीजों में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आर पढ़ा, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूशन ये करते हैं। फिर पी पढ़ा, वंस एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एक डायनामिक रिलेशनशिप बना लेता है वो जो उनके साथ है और म्यूचुअली इफेक्ट करते हैं चीजों को। क्यों? दे शेप प्रेफरेंसेस, ठीक है, पावर एंड प्रिविलेज। फिर एस मैंने बता दिया था, दे ऑल्सो प्रोवाइड सेंस ऑफ ऑर्डर। तो ये प्रोवाइड करते हैं, शेप और प्रोवाइड करना बिल्कुल सेम बात होगी बेटा। दे शेप, वो ये करते हैं और साथ साथ ये चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो बेटा ये शेप और ये सिनोनिम की तरह साउंड कर रहा है। वे आपकी प्रेफरेंसेस बताते हैं, पावर प्रिविलेज बताते हैं, वे आपको सेंस ऑफ ऑर्डर बताते हैं और प्रिडिक्टेबिलिटी बताते हैं। तो ये बताते हैं, ये बताते हैं, तो क्यों और ऐसे एक साथ हो। तो भैया ये चीज, तो एग्जामिनर जान पूछ के बेवकूफ बनाता है। अगर वो यहां पर दे ऑल्सो प्रोवाइड के बजाय दे ऑल्सो शेप भी तो लिख सकता था, दे ऑल्सो शेप अ सेंस ऑफ ऑर्डर एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। लेकिन दे ऑल्सो शेप और शेप अगर सेम वर्ब यूज करता तो 2 सेकंड में एक छोटा सा साधारण बच्चा भी क्यू और ऐसे एक साथ बोल देता। तो एग्जामिनर ने क्या किया, जान पूछ के यहां पर ऐसे खेल गया दाव कि यहां पर एक अलग से वर्ब यूज की और उसके सिनोनिम में एक दूसरी वर्ब, ये भी चीज प्रोवाइड करते हैं। तो यहां शेप का मतलब क्या है, ये आपकी प्रेफरेंसेस को शेप देते हैं, मतलब आपकी प्रेफरेंसेस बनाते हैं। तो सेम तो है, तो ये फंक्शनिंग है, ये फंक्शनिंग है। लेकिन वर्ब जान पूछ के बदली ताकि किसी बच्चे को हिंट ना पता चले, बिना मीनिंग निकाले। मीनिंग निकालोगे तो वो हिंट बनेगी। तो बेटा ये अपने आप में ए ऑप्शन इसका आंसर, अपने आप में क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन अपने आप में आंसर हो गया। ठीक है, तो लेवल 4 है। अभी एक क्लास और हम लेवल 4 की लेंगे, मतलब लेवल 3 के लेंगे, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि पैराजंबल्स को हम ध्यान से समझे, टाल के चीजों को बिल्कुल भी ना चले, टाल के चीजों को बिल्कुल भी ना चले। तो अभी हम बात करेंगे अगले सेशन में क्वेश्चन नंबर 7 से, माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 जो अगला होगा उससे बातचीत करेंगे, एक सेशन और इस लेवल को देंगे, फिर हम लेवल नंबर 4 की बातें करेंगे, फिर PYQs की बातें करेंगे। तब फाइनल जब मैं बोलूंगा कि माय डियर स्टूडेंट्स पैराजंबल खत्म हुई, तब तक आप पैराजंबल के बादशाह बन चुके हो। जैसे अब आहिस्ता आहिस्ता आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो जैसे कि बेटा जब कॉम्प्रिहेंशन की क्लास 1 ली थी या पैराजंबल की जब क्लास 1 ली थी तो आपका कॉन्फिडेंस इतना नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक दो क्वेश्चन मुश्किल आता है, घट जाता है, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर क्वेश्चन मुश्किल आया, घट गया, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसा हो जाता है।
तो ये चीज दिमाग में दौड़ाइए। तो लेवल 3 था, आज वाले क्वेश्चंस लेवल 1 और 2 से ज्यादा हार्ड, ठीक है, ज्यादा हार्ड थे। क्यों? क्योंकि इनमें और टेक्निकल घुस रहा है, और टेक्निकल घुसेगा। लेकिन बेटा आपको हर टाइप के क्वेश्चन करने, इसलिए इसमें मैंने 30 क्वेश्चंस डाले हुए इस लेवल, हर टाइप का मिर्च मसाला मिलेगा, इजी भी मिलेगा, लेंथी भी मिलेगा, लेकिन ऐसे थे लॉजिकल। अब लॉजिक से हटके खाली हिंदी लगा के भी आप सोचते हैं पैराजंबल कर लेंगे, नहीं, आपको जो टेक्निक मैं बता रहा हूं भैया उसी तरीके से आपने देखने, और बचना नहीं है बेटा, इंग्लिश से कतई नहीं बचना है। अभी तो ये कहो सफर बाकी है, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आपके पैराजंबल स्ट्रांग होते जाएंगे, अभी तो और भी प्रैक्टिस करनी है बेटा। देखो पैराजंबल का एक ही वसूल है, ट्रिक तो पता चल गई। अब कौन पैराजंबल में ज्यादा स्कोर करेगा? जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा। कौन करेगा ज्यादा प्रैक्टिस? सारे के सारे करेंगे मेरे साथ मिलकर। तो अगले सेशन में मिलते हैं मेरे दोस्त, खुश रहिए, आबाद रहिए, और इन्हीं को यूं ही प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, ठीक है। आज टफ लग रहे हैं, शुरुआत में तो ऐसा भी बोलता बच्चा, सर वो क्या याद करता हूं भूल जाता हूं, लेकिन आफ्टर सम टाइम करता रहे याद होने लग जाएगा। जो डर के भागेगा बुजदिल बनेगा बन। कईयों को लग रहा है नन्ही परी आएगी पैराजंबल सिखा के जाएगी, नहीं सिखा सकता, कोई नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद प्रैक्टिस के लिए तैयार। तो लेवल 3 के अभी कंटिन्यू क्लास करेंगे, ठीक है। अगले सेशन में हम मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपका होमवर्क बिल्कुल सेम है। क्या होमवर्क है? आपको लेवल 1 लेवल 2 के सारे क्वेश्चंस उम्मीद करता हूं आपने कर लिए होंगे। जो क्वेश्चंस आज मैंने कराए उनको दोबारा पढ़िए, जो हिंट मैंने दी। क्या आपका भी दिमाग मेरे दिमाग की तरह वहां पर चल रहा है? जब वो चलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेम क्वेश्चंस को दोबारा कर लीजिएगा, क्लास को एक बार फिर देख लीजिएगा। ये हाथ जोड़ के आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, पैराजंबल की क्लास दो बार देखा करो, ठीक है, मस्त रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।